हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त प्रोफेसर अमित राज पुरोहित। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक ऐसा सॉल्यूशन जिसको लेकर के ऑलमोस्ट सभी सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट थोड़े से परेशान हैं। जी हाँ, आपकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है, आपने रिवीजन कर लिए है, सब कुछ कर लिया है, लेकिन दोस्तों एक कॉमन जो इशू स्टूडेंट मेरे सामने लेकर के आ रहे हैं कि सर टोटल इनकम के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें, कैसे सॉल्व करें। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर, छोटे से वीडियो के अंदर, मैं आपके लिए स्टेप्स किस तरीके से आपको टोटल इनकम के क्वेश्चन को अप्रोच करना है वो मैं बताने वाला हूं। इसके बाद में बेटा मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो अगले आने वाले वीडियोस है उनके अंदर बहुत सारे टोटल इनकम के क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल क्वेश्चन है, साथ में आरटीपी एमटीवी पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन भी है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम लोग वहां पे टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी जो है बेसिकली उसको किस तरीके से कंप्यूट करना है, उसके स्टेप्स क्या रहेंगे, आपको उसको अप्रोच कैसे करना है। तो दोस्तों आप जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये जो क्वेश्चन रहता है 15 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन रहता है, और उसके अंदर जो लार्जली बेसिकली जो एडजस्टमेंट पूछे जाते हैं वो पीजीवीपी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। बट बेटा ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है सैलरी से रिलेटेड भी आ जाए या कैपिटल गेन बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाए। बट लार्जली जैसा कि ट्रेंड मैं इतने साल से ऑलमोस्ट 14 ईयर से पढ़ा रहा हूं, तो इतने सालों से जो लार्जली जो क्वेश्चन बेस्ड रहता है वो पीजीवीपी पे रहता है। बट इसके अलावा उसके अंदर अदर सोर्सेज या कैपिटल गेन या फिर हाउस प्रॉपर्टी के एडजस्टमेंट भी रहते हैं। तो बेटा अपने को उसके लिए एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि आपके पांचों के पांचों हेड्स बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए, उनके एडजस्टमेंट अच्छे से मालूम होने चाहिए। साथ में जो दूसरे चैप्टर से खास करके क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड या फिर डिडक्शन वाला जो चैप्टर है वो भी बहुत अच्छा आना चाहिए। और टीडीएस, यस सर, टीडीएस के कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। सो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं अगर बोलूं कि मेजरली इस चैप्टर को चैप्टर ना बोल करके बोलूंगा, ये कॉन्सेप्ट है अपने आप में, ये स्टेप्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि सर यहां पे आपको अगर क्वेश्चन में रेसिडेंशियल स्टेटस भी डिटरमाइन करने को पूछा जाएगा, हम एक क्वेश्चन करेंगे जहां पे क्वेश्चन में रेसिडेंशियल स्टेटस भी डिटरमाइन करना और फिर उसकी टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी निकालने का है। तो सबसे पहले आप वहां पे रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर लोगे। जैसा कि आपको मालूम है सेक्शन 6(1) के अकॉर्डिंग वहां पे आप लोग बेसिक कंडीशन चेक करते हो, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट बनाते हो। उसके बाद में सेक्शन 6(6) के जो एडिशनल कंडीशन चेक करते हो, और उसके बाद में वहां पे आरओआर आरएनओआर बनाते हो। वो सब चेक करने के बाद में रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट आरओआर आरएनओआर वो अपने को चेक करने का है। उसके बाद में बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने को जो इनकम्स है ना, अगर मान लो P&L अकाउंट दे रखा है, राइट, तो जो इनकम्स है कौन सी इनकम कौन से हेड के अंदर आएगी, कौन सी इनकम पीजीपी के जो P&L में दे रखा है, P&L के क्रेडिट साइड में दे रखा है, तो कौन सी इनकम आपका पीजीपी के अंदर नहीं आएगा, और या इनकम फ्रॉम सैलरी में जा सकता है, या हाउस प्रॉपर्टी में जा सकता है, या कैपिटल गेन में जा सकता है, वो पहले ही क्वेश्चन को पढ़ते हुए आइडेंटिफाई कर लेना है, सो दैट हम लोग उसका एडजस्टमेंट प्रॉपर हेड के अकॉर्डिंग कर पाए। और जैसा कि आपको सबको मालूम है कि यहां पे आपको जो भी सॉल्व करो क्वेश्चन उसको हेड वाइज करने का। जी सर, अगर आपको याद होगा तो सैलरी के अंदर चार्जिंग सेक्शन 15, तो सेक्शन 15 से लेकर के आपका वहां पे सेक्शन 21 तक आपका सैलरीज के सेक्शन है। उसके बाद में आपका सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन हाउस प्रॉपर्टी का, वहां से लेकर के सेक्शन 27, उसके बाद में पीजीपी आपका सेक्शन 28 से लेकर के सेक्शन 44, कुछ सेक्शंस आपके सिलेबस में नहीं है। इसी तरीके से कैपिटल गेन चार्जिंग सेक्शन आपका सेक्शन 45 है, 45 से लेकर के सेक्शन 54 तक, 54 है ना, वहां तक आपको, और अदर सोर्सेस सेक्शन 55 बेसिकली कैपिटल गेन वैल्यूएशन वगैरह आ जाता है, बट आपके सिलेबस में नहीं है। सेक्शन 56 से लेकर के 59 तक आपको अदर सोर्सेस। तो यहां पे आप जैसे कि सीक्वेंस देख रहे हो सेक्शन का, वो सर उसी हेड के हिसाब से, उन्हीं सीक्वेंस के हिसाब से आपको कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के अंदर हेड्स को भी बताना है दोस्तों। ओके, तो जब आप वहां पे इनकम फ्रॉम सैलरी में अगर मान लो कोई डेटा दे रखा है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी का एक छोटा सा नीचे नोट बना लो। अगर ज्यादा डेटा नहीं, एक दो एडजस्टमेंट है तो ऊपर ही कर लो, मेन स्टेटमेंट में ही कर लो, अदरवाइज नीचे नोट वहां पे आप लिख करके उसको अलग से छोटे से स्टेटमेंट में नोट के अंदर वहां पे इनकम फ्रॉम सैलरी निकाल के स्टैंडर्ड डिडक्शन देना है। वो सब करने के बाद में अपना मेन स्टेटमेंट जो रहेगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के अंदर, वहां पे आपका इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगा। ओके सर, उसके बाद में नेक्स्ट अगर कोई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का एडजस्टमेंट है, हालांकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ज्यादा इतना कुछ होता नहीं है, जनरली आपको हो सकता है इंटरेस्ट का डिडक्शन देना पड़े, ऑब्वियसली स्टैंडर्ड डिडक्शन देना पड़े, तो वो यहीं पे आप कर लो, उसके लिए अलग से कोई नोट वोट करने की जरूरत नहीं है। एसओपी केस के अंदर इंटरेस्ट वगैरह ये सब यहीं पे करने के बाद में सर मेजरली आपको है ना पीजीपी का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो पीजीपी का आप क्या करो,
वहां पे ऑलरेडी 2 कॉलम बनाए हुए हैं, तो उन्हीं के अंदर पीजीपी का जो नेट प्रॉफिट, अगर डायरेक्ट मेथड है तो सीधा इनकम ले लो, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर दो, एक्सपेंस अलाउड अंडर सेक्शन 32 37(1). और अगर वहां पे आपका इनडायरेक्ट मेथड है तो इनडायरेक्ट मेथड के अंदर आपको क्या करना रहेगा, इनडायरेक्ट मेथड के अंदर नेट प्रॉफिट को बेस लेने के बाद में, उसके बाद में जो भी आपको एडजस्टमेंट करना है वो एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, एडलेस करने का है। ओके सर, इसी तरीके से कैपिटल गेन का अगर कोई एडजस्टमेंट दे रखा है तो वो कर लीजिए, इसी तरीके से इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कर लीजिए। अब सर उसके बाद में क्या करना रहता है, ये सब करने के बाद में अगर कोई क्लबिंग ऑफ इनकम माइनर का या स्पाउस का, तो वो आप पर्टिकुलर हेड में क्लबिंग ऑफ इनकम भी कर दीजिए, वहीं पे आप क्लबिंग ऑफ इनकम के का जो एडजस्टमेंट है, या फिर नीचे अलग से जो स्टेटमेंट है उसके अंदर नीचे क्लबिंग ऑफ इनकम कर दीजिए। फिर उसके बाद में अगर सर कोई सेट ऑफ भी अगर आपको मालूम होगा तो सबसे पहले सर इंटर सोर्स, मतलब विद इन द सेम हेड एक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरी हाउस प्रॉपर्टी के सामने, एक बिजनेस का लॉस दूसरे बिजनेस के सामने सेट ऑफ हो सकता है, तो वो आप इंटरनली कर दोगे। उसके बाद में जो इंटर हेड सेट ऑफ है कि कैपिटल गेन का जो लॉस है लॉन्ग टर्म का बेसिकली किसी और के सामने सेट ऑफ नहीं हो सकता, शॉर्ट टर्म का बेसिकली किसी और के सामने, किसी और हेड के सामने नहीं हो सकता, लेकिन बिजनेस का लॉस है वो आपका हाउस प्रॉपर्टी के सामने भी सेट हो सकता है। अच्छा, एक चीज और बेटा इंपॉर्टेंट, ये सब करने से पहले सबसे पहले आपको क्वेश्चन में चेक करना है कि आपको कौन सा रिजीम फॉलो करने का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां पे आपको जो कि 115 बीएसी वाला रिजीम, जो न्यू रिजीम है वो फॉलो करने का है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉलो करने का है, या ऑप्शनल टैक्स रिजीम फॉलो करने का है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि सर जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो आपका 115 बीएसी है, 115 बीएसी के अंदर बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस है, पीजीपी की बात करूं या मैं अदर सोर्सेज में बात करूं, है ना, बहुत सारी चीजें डिडक्शन नहीं मिलते हैं, यहां तक कि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर भी जो एसओपी होता है तो उसके सामने इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलता है, तो सैलरी के अंदर भी वहां पे आपकी कुछ चीजें एग्जम्पशन वगैरह अलाउ नहीं होते हैं। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा रिजीम कौन सा है। तो क्वेश्चन जो आप स्टेटमेंट बनाओगे, है ना, कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट बनाओगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ जो भी मिस्टर मिस जो भी है उसका नाम लिख लोगे, फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25 अंडर रिजीम कौन सा है वो आप लिख दो, अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, या फिर जो भी अगर आपका ऑप्शनल है तो ऑप्शनल टैक्स रिजीम, वो यहीं पे आप लिख दोगे, ऑप्शनल टैक्स रिजीम वो यहीं पे लिख दोगे। फिर उसके बाद में जो आपका स्टेटमेंट बनने वाला है बेटा, उस स्टेटमेंट के अंदर मैं आपको एकदम स्ट्रक्चर बता रहा हूं, वैसे आपको सबको मालूम है बट फिर भी एकदम स्ट्रक्चर बता रहा हूं, स्ट्रक्चर वे में। इसके बाद में हम जो क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। यहां पे पर्टिकुलर अमाउंट, कम से कम 2 कॉलम आपको अमाउंट के बनाने चाहिए, ठीक है, 2 कॉलम अमाउंट के बनाने हैं आपको, वहां पे ये चीज ध्यान रखना है। उसके बाद में यहीं पे आपको क्या करना है कि जो 5 हेड की इनकम आएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, आपको अगर नोट में वहां पे कर रहे हो तो नोट्स में कर लीजिए, अदरवाइज अगर ज्यादा एडजस्टमेंट तो यहां पे भी कर सकते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये सब करने के बाद में अगर जो इंटर हेड वगैरह कोई सेट ऑफ वगैरह तो वो सारे के सारे आप कर लीजिए। वो सेट ऑफ वगैरह करने के बाद में क्लबिंग ऑफ इनकम में जो ग्रॉस टोटल इनकम आएगा, ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर से आपको लेस करना रहेगा। सर यहां पे आ जाइए फिर से एक बार, तो सर ये जो आपका सेट ऑफ वगैरह करने के बाद में सर वहां पे आपको क्या करना है, जीटीआई कंप्यूट कर लिया, जीटीआई में से आपको चैप्टर 6 से डिडक्शन, एटीसी टू एटीयू वाले जो डिडक्शन, सेक्शन एटीसी टू एटीयू। अब बेटा इसमें भी ध्यान रखने का कि आप रिजीम में, इसलिए रिजीम वहां पे बोला क्योंकि सर आपको मालूम है कि जो 115 बीएसी है उसके अंदर सारे डिडक्शन नहीं मिलते, उसके अंदर खाली वहां पे एटीसीसीडी2 या फिर एटीसीसीएच2 या फिर एटीजेजेएए, ये 3 डिडक्शन ही मिलते हैं, और वो भी एलिजिबल असेसी होगा तभी ये 3 डिडक्शन मिलेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन सर डिफॉल्ट जो कि आपका ऑप्शनल टैक्स रिजीम है, उसके अंदर एटीसी टू एटीयू जिसके लिए जो एलिजिबल है वो सारे के सारे डिडक्शन मिल जाएंगे। इसके अलावा सर अगर वो ऑप्शनल टैक्स रिजीम है तो उसके अंदर सेक्शन 10AA का जो डिडक्शन होता है एसीजेड वाला, वो भी मिल सकता है अगर वो एलिजिबल है तो, वो भी एलिजिबल है तो मिल सकता है जीटीआई में से। और कभी बेटा ये जीटीआई से ज्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ जीटीआई होगा। उसके बाद में बेटा आपने जब जीटीआई को माइनस कर दिया, दैट विल बी अ नेट टोटल इनकम। जीटीआई में से जो चैप्टर 6 से डिडक्शन माइनस कर दिया वो आपका नेट टोटल इनकम आ जाएगा, एनटीआई आ जाएगा। अब ये जो एनटीआई है ना बेटा, इस एनटीआई के ऊपर आपको टैक्स निकालने का है। ये लेस चैप्टर 6A डिडक्शन
एंड दूसरा वहां पे 10AA डिडक्शन, 10AA सेक्शन 10AA डिडक्शन अगर एलिजिबल है तो वो करने के बाद में बेटा, ठीक है, यहां पे आपका जो आएगा दैट विल बी नेट टोटल इनकम एनटीआई। अभी जो एनटीआई ना एनटीआई, इस एनटीआई के ऊपर आपको टैक्स कंप्यूट करने का है। तो इस एनटीआई के ऊपर जो टैक्स कंप्यूट करोगे बेटा, उसमें दो तरह की रेट लगती है। एक स्लैब रेट लगता है, सबको मालूम है आपको, और एक आपका जो स्पेशल रेट्स होती है वो लगती है बेटा। तो अपने को है ना इसमें से क्या कर लेना है, जो स्लैब रेट्स वाली इनकम है, चैप्टर 6A डिडक्शन, एंड अगर है तो सेक्शन 10AA डिडक्शन, वो आप माइनस कर दोगे तो ये जो नेट टोटल इनकम आएगा बेटा, नेट टोटल इनकम, इस नेट टोटल इनकम को क्या करो बेटा, आप है ना वहां पे डिवाइड कर दो। इस नेट टोटल इनकम को डिवाइड कर दो अलग अलग इनकम में। जैसे कि अगर मैं बोलूं वहां पे बेटा कि नेट टोटल इनकम में कौन कौन सी इनकम हो सकता है, तो हो सकता है उसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो अंडर सेक्शन 112, हो सकता है उसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो अंडर सेक्शन 112A, या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो अंडर सेक्शन 111A, या फिर आपका विनिंग्स वाला इनकम हो सेक्शन 115B के अंदर, या फिर जो आपका स्पेशल बेसिकली जो रेट जो 60% वाला टैक्स लगता है वो वाला इनकम हो, अनडिस्क्लोज या अनएक्सप्लेन इनकम, वो सारे के बाद, और बाकी जो बैलेंस इनकम बचती है अदर इनकम, उसको अलग लिख दो। अब जैसा कि आप सबको मालूम है इसके ऊपर तो स्पेशल टैक्स रेट लगेगा विद इंडेक्सेशन, विदाउट इंडेक्सेशन, जो भी 20%, 10%। सर इसके ऊपर भी आपको मालूम है कि सर पहला 1 लाख तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगने वाला है। जो बचा हुआ है उसके ऊपर वहां पे आपको 10% टैक्स लेना है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, उसके ऊपर आपको मालूम 15% का टैक्स लगता है। विनिंग के ऊपर 30% का टैक्स लगता है। और जो अनडिस्क्लोज सेक्शन 115BB वाली इनकम से, उसके ऊपर आपको 60% का, जी हाँ 60%, कई लोग सीधा 78% लगा देते, सर ऐसा नहीं करना है, 60% का वहां पे आप टैक्स लगा दो इसके ऊपर, ओके। और जो अदर इनकम है बेटा, उसके ऊपर आपको वहां पे स्लैब रेट्स लेनी है। अब ये स्लैब रेट्स कौन सी लेनी है, आपने ऊपर ऑलरेडी रिजीम लिख रखा है, तो उस रिजीम के अकॉर्डिंग वो आपको स्लैब रेट्स वहां पे लेनी है। तो जैसा कि आपको सबको मालूम है कि अगर सर कुछ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है बेटा, तो आप 115 BSc जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है उसके अकॉर्डिंग टैक्स कंप्यूट कर लो, और ऑप्शनल टैक्स में भी बता दो। हालांकि जनरली ऐसा नहीं हुआ, क्वेश्चन आपको वहां पे बता के रखेगा कि आपको कौन सा रिजीम फॉलो करने का है। तो सर जैसा कि मालूम है कि 115 BSc के हिसाब से आपने जो एनटीआई निकाला ऑलरेडी, उसमें जो एग्जेम्पशन नहीं मिलने थे, जैसे कि सैलरी के अंदर आपको मालूम है जो लीव ट्रेवल कंसेशन सेक्शन 10(5) का जो एग्जेम्पशन मिलता है वो नहीं मिलेगा। कुछ अलाउंसेस है, बहुत सारे अलाउंसेस है, एचआरए का एग्जेम्पशन नहीं मिलता 1013A के अंदर 115 BSc, वो सब एग्जेम्पशन हटाने के बाद में पीजीपी की अगर बात करें तो पीजीपी के अंदर भी सबको मालूम है कि सर जो आपका सेक्शन 35 वाले कुछ डिडक्शन है वो नहीं मिलते हैं, सेक्शन 35AD वाला डिडक्शन नहीं मिलता है। तो वो सब करने के बाद में जो एनटीआई आया है उसके ऊपर आपको टैक्स लगाना है, और टैक्स सबको मालूम है कि सर पहले 3 लाख है ना, ये जो स्लैब रेट लगाना है बस खाली इस वाले पार्ट पे लगाना है, इसके ऊपर तो सर स्पेशल रेट हो जाए। हाँ ये चीज जरूर ध्यान रखना है कि मान लो ये अदर इनकम, जैसे कि आप देखोगे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितना बेटा, 3 लाख रुपीज, दैट इज बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मैं आपको एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा जिसके अंदर आपको अच्छे तरीके से, मतलब ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करवाने वाला हूं, बट ऐसे कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा जिसके अंदर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के सामने टोटल इनकम में जो आपका एनटीआई में जो अदर इनकम है वो सफिशिएंट नहीं है, तो कैसे आप यहां पे इन दूसरी इनकम के सामने वहां पे सेट अप करोगे, कौन सी प्रायोरिटी के साथ में करोगे। ऐसे मैंने क्वेश्चन क्लास में भी करवाए हैं, जैसे कैपिटल गेन में अगर आपको क्वेश्चन याद होगा तो एक मिस्टर मिथुन वाला क्वेश्चन था जिसमें उसने शेयर्स बेचे थे, उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा था, साथ में डिविडेंड इनकम भी आ रही थी बेटा। तो डिविडेंड इनकम इतनी सफिशिएंट नहीं थी, तो हमने क्या किया था, वो जो आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो पहले हमने नॉर्मल इनकम, सबसे पहले बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इस नॉर्मल इनकम के सामने, नॉर्मल इनकम को आप उड़ाओगे, उसके बाद में भी अगर वहां पे आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अनएग्जॉस्टेड रह जाता है तो इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 के सामने वहां पे आपको उसको क्या करना है, सेट ऑफ। उसके बाद में भी अगर वहां पे रह जाता है तो 111A के सामने करोगे, उसके बाद में भी रह जाता है तो 112A के सामने करोगे। लेकिन सर विनिंग्स के सामने ये जो 115BB वाला उसके सामने बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट वहां पे आप नहीं सेट ऑफ कर सकते। ओके सर, तो सर फर्स्ट सबसे पहले अगर मैं बोलूं टैक्स स्लैब रेट की बात करें जो अदर इनकम के ऊपर आएगा वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आएगा 3 लाख रुपीज 115 BSc के अंदर। जो नेक्स्ट 3 लाख के उसके ऊपर 5%, नेक्स्ट 3 लाख के ऊपर 10%, अगले 3 लाख के ऊपर वहां पे 15%, अगले 3 लाख के ऊपर वहां पे 20%, और 15 लाख के ऊपर जो टोटल इनकम होगा उसके ऊपर 30%। जैसा कि बेटा आप देखोगे कि यहाँ पे टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम उसके अंदर
आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इन सबको अलग कर दो। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल 112 वाला 20% से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला 10% से, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला 15% से वहां पे आपका टैक्सेबल हो जाएगा। और जो विनिंग्स वगैरह वो 30% से टैक्सेबल हो जाएगा। और जो दूसरी और जो स्पेशल रेट्स वगैरह जैसे कि बताया 115BB के अंदर 60%, उसके हिसाब से टैक्स लगा दोगे। अब बेटा आप वहां पे चेक करोगे कि अगर 115BAC नहीं है और कौन सी रिजीम है सर, नॉर्मल प्रोविजन या जो रेगुलर स्लैब रेट्स है उसके अकॉर्डिंग वहां पे आपको निकालने का है। तो आपको मालूम है एज वहां पे आपको चेक करना है। अगर सर वहां पे आपका कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है, क्योंकि आपका जो सिलेबस के अंदर जो कंप्यूटेशन वो इंडिविजुअल का ही है, तो नॉर्मल इंडिविजुअल है, तो नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर आपको क्या करना है, 2.5 लाख का बेसिक लिमिट लेना है। फर्स्ट 2,50,000 के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, बेसिक लिमिट है। अगेन सर आपके पास में अदर इनकम सफिशियंट नहीं है, ये वाला इतना सफिशियंट नहीं है, तो इनमें से किसी के सामने सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन प्रायोरिटी 112 को दोगे, फिर 111A को, फिर 112A को दोगे सर। इनके ऊपर वहां पे आपका बचा हुआ सेट ऑफ नहीं होगा, नहीं मिलता बेसिक लिमिट का बेनिफिट। ओके सर। उसके बाद में सर नेक्स्ट 250 से लेकर के आपका 5 लाख तक जो होता है उसके ऊपर 5%, 5 लाख से 10 लाख तक जो होता है 20%, और 10 लाख के ऊपर जो होता है 30% टैक्स लेना है। लेकिन सर अगर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, ध्यान रखना कई बार क्वेश्चन आपको डायरेक्टली नहीं बोलेगा, इनडायरेक्टली वहां पे उसका तब बर्थ हुआ था, तब बर्थ हुआ, ऐसे बर्थ हुआ था, वो बर्थ हुआ था। उसके अंदर भी एक सीबीटी का सर्कुलर, ध्यान रखना कि 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर को अपना 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, तो उस केस में इन द प्रीवियस ईयर 23-24 वो सीनियर सिटीजन माना जाएगा। या 1 अप्रैल ऑफ 2024 को वहां पे अपना वो 80th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है असेसमेंट ईयर का 1 अप्रैल को, तो इसका मतलब होता है कि प्रीवियस से 23-24 है, उसके अंदर वो सुपर सीनियर सिटीजन माना जाएगा बेटा। तो उस केस में अपने को स्लैब रेट उसमें भी देखना है कि वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो सर 2.5 लाख वाला बीसीएम लिमिट लगेगा, लेकिन अगर वो रेसिडेंट है तो सीनियर सिटीजन तो सर 3 लाख वाला बीसीएम एग्जम्पशन लिमिट, और सुपर सीनियर सिटीजन तो 5 लाख वाला बीसीएम लिमिट वहां पे लग जाएगा। इस तरीके से आपको वहां पे टैक्स कंप्यूट करने का है। उसके बाद में सर जब आपका एक बार बेसिक टैक्स आएगा ना, ये सब मिला करके आपका क्या बन जाता है बेटा, बेसिक टैक्स। क्या बन जाता है, बेसिक टैक्स। इस बेसिक टैक्स के ऊपर आपको हमेशा बेटा, मैं इतने साल बाद में आज भी मैं भी चेक करता हूं, हमेशा आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, क्या सरचार्ज आएगा, क्या सरचार्ज आएगा, ठीक है, क्या सरचार्ज आएगा। तो आपको चेक करने का, सरचार्ज डिपेंड करता है टोटल इनकम के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, टोटल इनकम के ऊपर। तो अगर आपका टोटल इनकम सरचार्ज और रिबेट दोनों चेक करोगे, रिबेट के ऊपर मैं बात करता हूं सर। सरचार्ज अगर वहां पे आता है तो टोटल इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर टोटल इनकम अप टू 50 लाख है, एनटीए अप टू 50 लाख, कोई सरचार्ज आता नहीं है। टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है बट अप टू कितना है, 1 CR, तो सरचार्ज वहां पर आपको 10% लेना है। टोटल इनकम अगर 1 CR से ज्यादा बट अप टू 2 CR है तो सरचार्ज 15% लेना है। टोटल इनकम 2 CR से ज्यादा बट अप टू 5 CR है तो आपको सरचार्ज 25% लेना है। और टोटल इनकम अगर वहां पे आपका 5 CR से ज्यादा है, मैं ऑप्शनल टैक्स रिजीम की बात कर रहा हूं, नॉर्मल स्लैब रेट की बात कर रहा हूं, मैं रेगुलर स्लैब रेट की बात कर रहा हूं, तो उस केस में 500 करोड़ से ऊपर जाएगा तो 37% सरचार्ज आएगा। लेकिन सर अगर 115BAC है, क्या सर 115BAC है, तो 115BAC केस में आपका सर ये वाला सरचार्ज आता ही नहीं है। कहने का मतलब है अगर 115BAC के अंदर आप टैक्स पे कर रहे हो तो हाईएस्ट सरचार्ज 25% रहेगा। ओके सर। इसके अलावा वहां पे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल 111A एंड डिविडेंड इनकम, इनके जो टैक्स है, इस टैक्स के ऊपर आपको मैक्सिमम सरचार्ज 15% ही देना है। भले आपका टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर हो, 5 करोड़ से ऊपर हो, 10 करोड़ से ऊपर हो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। इन वाले केस में आपको मैक्सिमम सरचार्ज 15% ही लगेगा। भले ये वाली इनकम भी 2 करोड़ से ऊपर क्यों ना चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 15% वहां पे सरचार्ज आपको ऐड करना है। ओके सर। उसके बाद में बेटा वहां पे हम लोग है ना, एवरी टाइम जैसा कि मैंने बोला कि आप सरचार्ज चेक करोगे, अगर सरचार्ज वहां पे नहीं आ रहा है, मतलब टोटल इनकम आपका उस लिमिट को नहीं क्रॉस कर रहा है, तो इन दैट के सरचार्ज तो नहीं आएगा, लेकिन सर उसके बदले में क्या आ जाएगा, रिबेट अपने को चेक करना रहेगा अंडर सेक्शन 87A। सर एवरी टाइम यहां पहुंचने पे, बेसिक टैक्स पे पहुंचने पे आप अपने आप को 2 क्वेश्चन पूछोगे, क्या सरचार्ज आएगा, तो सरचार्ज को चेक करोगे। अगर टोटल इनकम अप टू 50 लाख, नो सरचार्ज। 50 लाख के ऊपर है तो इन दैट केस कितना परसेंट, 10% ऑफ बेसिक टैक्स। अगर 1 CR से ऊपर है तो 15% ऑफ बेसिक टैक्स। 2 CR से ऊपर है तो आपका 25% ऑफ बेसिक टैक्स। ऑप्शनल रिजीम के अंदर, रेगुलर टैक्स रिजीम के अंदर अगर 5 CR के ऊपर है तो आपका वहां पे 37% ऑफ क्या आ जाएगा, बेसिक टैक्स। 2 CR के ऊपर 25% और 5 CR के ऊपर 37%। लेकिन अगर 115BAC है तो 2 CR के ऊपर जितना भी इनकम होगा उस केस में आपको 25% सरचार्ज लेना है। सर अगर सरचार्ज नहीं है तो आप अपने आप से दूसरा क्वेश्चन पूछोगे, क्या रिबेट आएगा, क्या रिबेट आएगा। तो सर रिबेट अपने को चेक करना है। रिबेट की आपको मालूम है, सबको कंडीशन है, अगर रिबेट
आप वहां पे नॉर्मल टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हो, नॉर्मल टैक्स रिजीम मतलब 115 बीएससी नहीं फॉलो कर रहे हो, ऑप्शनल टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हो, तो उसके अंदर कंडीशन 3, सबसे पहले वहां पे इंडिविजुअल होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, और तीसरा सर वहां पे आता है उसका टोटल इनकम अप टू ₹5 लाख है। अगर ये तीनों कंडीशन क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई हो जाए तो इन दैट केस आपको रिबेट देना पड़ेगा बेसिक टैक्स का अमाउंट और 12,500। हाँ, लेकिन ध्यान रखना सर, वो जो 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसके टैक्स के सामने ये वाला रिबेट मिलता नहीं है। ठीक है, बाकी सारी की सारी जो इनकम्स है उनके टैक्स के सामने रिबेट मिल जाएगा, इवन विनिंग्स के सामने भी मिल जाता है। ओके सर, लेकिन अगर आप 115 बीएससी फॉलो करें तो 115 बीएससी में अगेन 3 कंडीशन, इंडिविजुअल, रेसिडेंट और टोटल का अप टू ₹7 लाख, अप टू कितना 7 लाख है। तो इन दैट केस वहां पे आपका बेसिक टैक्स और 25,000 विच एवर इज लोअर, ये वहां पे आपका रिबेट मिल जाएगा। ओके, अगेन सर जो 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल है उसके सामने नहीं मिलेगा। और सर टोटल इनकम अगर मोर देन 7 लाख है तो उस केस में, क्योंकि 115 बीएससी है तो उस केस में आपको सरचार्ज रिबेट निकालना पड़ेगा। और रिबेट निकालने की स्टेप क्या है? सबसे पहले आपका जो टोटल इनकम है एनटीए उसमें से 7 लाख वहां पे माइनस करो। उसके बाद में आप क्या करो, जो बेसिक टैक्स आपने कंप्यूट किया है ना, ये वाला बेसिक टैक्स जो कंप्यूट किया आपने, वो बेसिक टैक्स ले लो। अगर सर आपका स्टेप 2 के अंदर जो बेसिक टैक्स ऑन एनटीआई है वो मोर देन स्टेप 1 है, मतलब मान लो ये 7,30,000 है माइनस 7 लाख, और सर ये आपका 30,000 आता है, लेकिन सर बेसिक टैक्स फॉर एग्जांपल वहां पे 50,000 आ रहा है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, तो इन दैट के स्टेप 2 वाला जो अमाउंट है वो मोर देन स्टेप 1 है। स्टेप 2 क्या है बेटा? मोर देन स्टेप 1 है, तो इसका मतलब वहां पे आपको रिबेट मिल जाएगा। और रिबेट 87A में कितना होगा सर? स्टेप 2 माइनस स्टेप 1, स्टेप 2 माइनस स्टेप 1, और वो आपका 50,000 माइनस 30,000 करोगे तो 20,000 का वहां पे क्या मिल जाएगा आपको? रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो वो रिबेट यहां पे आप माइनस कर दोगे, सरचार्ज होगा तो ऐड होगा और रिबेट होगा तो क्या होगा बेटा? माइनस होगा। तो वो जो आपका टैक्स आएगा उस टैक्स के अंदर आपको क्या करने का है? उस टैक्स के अंदर आपको हेल्थ एंड एजुकेशन से क्या करने का बेटा? ऑलवेज, चाहे सरचार्ज है या नहीं है कोई फर्क पड़ता नहीं है, ऑलवेज हेल्थ एंड एजुकेशन से ऑलवेज। एक May 24 का बहुत इजी क्वेश्चन आया था टोटल इनकम का, 15 मार्क्स का। उसमें मेरा एक स्टूडेंट था, ही गॉट 77 या 78 इन टैक्सेशन। बेटा वो टोटल इनकम का क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, पूरा सही करके आया, लास्ट में बस खाली ये सरचार्ज ऐड करना भूल गया, सॉरी हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करना भूल गया 4%। तो उसने सर्टिफाइड कॉपीज मंगाई थी, मेरे को मालूम नहीं कितने मार्क्स कटे, लेकिन डेफिनेटली सर एक दो नंबर तो कट ही गए होंगे वहां पे। तो ये ध्यान रखना है 4% एचईसी आपको हमेशा सरचार्ज है या नहीं, हमेशा आपको ऐड करने का है। ओके सर, एक और चीज सर, इस एचईसी को ऐड करने से पहले, ये जो एचईसी है, इस एचईसी को ऐड करने से पहले, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को ऐड करने से पहले, HEC@4%, इसको ऐड करने से पहले एक चीज ध्यान देनी है कि अगर वहां पे सरचार्ज था, सरचार्ज तो, और सरचार्ज के केस में अगर नॉमिनली इंक्रीमेंट हो रहा है, जैसे सर 51 लाख, ये सब मालूम है, सब आपने पढ़ा हुआ है, 51 लाख या 1 करोड़ से 1 करोड़ 1 लाख, या फिर 2 करोड़ से 2 करोड़ 1 लाख, या ऑप्शनल केस में 5 करोड़ से 5 करोड़ 1 लाख, तो बेटा वहां पे मार्जिनल रिलीफ आपको कंप्यूट करने का है। मार्जिनल रिलीफ कंप्यूट करना है। कैसे मार्जिनल रिलीफ कंप्यूट करते हैं? सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करते हैं? टैक्स ऑन टोटल इनकम, जो भी 51 लाख, 1 करोड़ 1 लाख, 2 करोड़ 1 लाख, 5 करोड़ 1 लाख, जो भी 1 लाख, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये नॉमिनल इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो टैक्स ऑन टोटल इनकम लो, इंक्लूडिंग सरचार्ज जो है वो लो। फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे? टैक्स ऑन 50 लाख, या फिर टैक्स ऑन 1 CR, या फिर टैक्स ऑन 2 CR, या फिर टैक्स ऑन 5 CR वो टैक्स ले लिया। जहां पे सरचार्ज एप्लीकेबल है वो सरचार्ज भी ऐड कर देंगे। और साथ में जितना एडिशनल इनकम हो रहा है, जैसे 50 से 51 लाख हो रहा है तो 1 लाख एडिशनल इनकम, 2 करोड़ से 1 लाख हो रहा है तो 2 करोड़ 1 लाख जो बेसिकली हो रहा है तो 1 लाख वहां पे एडिशनल इनकम हम लोग ऐड कर देंगे। और फिर जो स्टेप 1 में जो बेसिकली आया है आपका टैक्स, उसमें से स्टेप 2 का जो बेसिकली जो अमाउंट हमने निकाला उसको माइनस कर देंगे, दैट विल बी मार्जिन रिलीफ। और ये मार्जिन रिलीफ आपको इस वाले अमाउंट में से, इस वाले अमाउंट मतलब बिफोर एचईसी क्या करने का है? माइनस, और फिर आप वहां पे एचईसी ऐड कर दोगे। ये चीज ध्यान रखने का हमेशा, बहुत कौन सी चीजें एग्जाम कभी भी नहीं बोलता है। ओके सर, उसके बाद में वहां पे आपको क्या करने का है? उसके बाद में आप चेक करोगे, ये निकालने के बाद में आप चेक करोगे क्या एएमटी एप्लीकेबल है, क्या ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स एप्लीकेबल है? यस सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता है। ऑल्टरनेट मिनिमम एप्लीकेबल, ये चेक करने का, आपको चेक करने का है। तो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स कब एप्लीकेबल होता है? जब आपने बड़े बड़े डिडक्शन ले रखे हो।
अगर आपने 10AA का कोई डिडक्शन लिया था तो सर एएमटी एप्लीकेबल हो जाएगा, या फिर 30/AD का डिडक्शन लिया था तो एएमटी एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर 80JJA 80QQB 80RRB का डिडक्शन लिया था तो एएमटी एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन एएमटी एप्लीकेबल नहीं होगा, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आप एक इंडिविजुअल, ऑब्वियसली क्योंकि इंडिविजुअल कंप्यूटेशन आएगा और आपका टोटल इनकम, एडजस्टेड टोटल इनकम वो 20 लाख को क्रॉस नहीं कर रहा। अप टू 20 लाख से तो एएमटी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सर एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख के ऊपर है, 20 लाख के ऊपर है तो आप वहां पे, और ये वाले डिडक्शन ले रखे हैं बेटा, तो उस केस में एएमटी भी आपको कंप्यूट करना पड़ेगा। तो जो आपने टैक्स निकाला, ये वाला टैक्स निकाला, उस टैक्स को वहीं पे छोड़ दो और उसके बाद में आप वहां पे एएमटी कंप्यूट करते हो 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, और साथ में वहां पे आप सरचार्ज और एचईसी भी ऐड कर दोगे। एक क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है कंप्यूटेशन टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी का, उस वीडियो के नीचे पिन कर दूंगा, वो वीडियो देखोगे तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 10AA उसके अंदर 35AD है, साथ में आपका वहां पे बेसिकली एएमटी वाला कॉन्सेप्ट भी है, बहुत अच्छा है। 115 बीएससी में भी कर रखा है, ऑप्शनल में भी कर रखा है, उस क्वेश्चन को प्लीज आप देखिएगा। ओके, उसके बाद में बेटा वहां पे अगर आपका एएमटी वाला टैक्स इज मोर देन जो आपने नॉर्मल टैक्स कंप्यूट किया है, अगर उससे एएमटी टैक्स ज्यादा है बेटा, एएमटी टैक्स ज्यादा है तो आपको ना एएमटी भरने का है। क्या भरने का है? एएमटी। इसका मतलब ये वाला टैक्स आपका फाइनल टैक्स हो जाएगा। लेकिन सर अगर ये वाला टैक्स एएमटी से ये वाला टैक्स ज्यादा है बेटा, तो आपको ये वाला टैक्स वहां पे भरना पड़ेगा, विचएवर इज हायर, विचएवर इज हायर, एएमटी और रेगुलर टैक्स विचएवर इज हायर। अच्छा, 115 बीएससी है अगर, तो उस केस में एएमटी आपको चेक नहीं करने का है, क्योंकि 115 बीएससी बेटा अगर होता है तो आपने 10AA का डिडक्शन ले नहीं रखा होगा, 35AD का डिडक्शन ले नहीं रखा होगा, और जो बड़े बड़े 80QQB 80RRB 80JJ वाले वो भी डिडक्शन ले नहीं रखे होंगे, तो आपको एएमटी आएगा ही नहीं। तो खाली ये जो रेगुलर प्रोविजन है उसके अंदर ही एएमटी आएगा। उसके बाद में बेटा जो एएमटी आपने टैक्स जो भी लिया, विचएवर इज हायर लिया, वो लेने के बाद में आपने ऑब्वियसली सरचार्ज, अच्छा एएमटी जो निकाला ना 18.5%, उसके अंदर सरचार्ज ऐड कर दोगे एप्लीकेबल जो भी, अगेन एडजस्टेड टोटल इनकम चेक करोगे, 50 लाख 1 CR 2 CR जो भी है, राइट, वहां पे 5 CR भी आ जाएगा। ओके, क्योंकि हम ऑप्शनल टैक्स के अंदर वहां पे एएमटी यूज करते हैं। उसके बाद में 4% एचईसी ऐड कर दोगे। अब सर उसके बाद में आपको क्या करना है? आपको क्रेडिट देना है, जो भी टैक्स पेबल आया है, एएमटी वाला टैक्स या फिर रेगुलर टैक्स, विचएवर इज हायर, विचएवर इज हायर, जो भी टैक्स पेबल आया उसमें से आपको क्रेडिट देना है। अगर कोई एडवांस टैक्स पे किया था तो वो आप माइनस कर दोगे, अगर कोई टीडीएस पे किया था तो वो आप माइनस, टीडीएस टैक्स डेट हुआ तो वो माइनस कर दोगे। कई बार आपको डायरेक्टली टीडीएस नहीं दे रखा होगा, जो क्वेश्चन में है ना, क्वेश्चन में जो इनकम दे रखी है उससे आपको आइडिया लगाना पड़ेगा टीडीएस कटा था कि नहीं कटा था, तो वो टीडीएस माइनस कर दोगे, टीसीएस का क्रेडिट दे दोगे, एडवांस टैक्स माइनस कर दो, और अगर पिछले साल का कोई एएमटी क्रेडिट भी पड़ा हुआ आपके पास में तो वो भी आप माइनस कर दोगे अगर पड़ा हुआ है तो। इस तरीके से नेट टैक्स लायबिलिटी आएगा। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपका जो नेट टोटल इनकम आता है ना एनटीआई, उसको हमेशा आप जो नियरेस्ट 10 है, नियरेस्ट ₹10 है, उसको राउंड ऑफ करोगे। ठीक है, ₹5 या उससे ज्यादा है तो नियरेस्ट 10 पे, या फिर आपका 5 से कम है तो जो लोअर साइड वाला है वहां पे आपको राउंड ऑफ कर देना है। इसी तरीके से जो टैक्स पेबल आएगा, हर स्टेप को नहीं, ऐसा नहीं कि आप हर स्टेप को करोगे, जो टैक्स पेबल आएगा या जो टैक्स रिफंडेबल आएगा, जो नेट टैक्स लायबिलिटी आएगा, जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी आएगा, उसको भी नियरेस्ट 10 पे आप वहां पे क्या कर दोगे बेटा? राउंड ऑफ कर दोगे। तो इस तरीके से आपको बेटा टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी निकालना पड़ेगा। बेटा ये छोटा सा वीडियो है, इसमें मैंने स्टेप्स बताए। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी का मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, साथ में जो केस बेस्ड सिनेरियो है वो भी करवाऊंगा। तो दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचाओ, सो दैट जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी के अंदर उनको हेल्प हो सके। और डेफिनेटली आप मुझे तो हेल्प कर ही रहे हो, क्योंकि मेरा वीडियो जितने लोगों के पास में पहुंचेगा डेफिनेटली सर मैं उनकी हेल्प कर पाऊंगा, और ज्यादा से ज्यादा लोग फिर हमसे जुड़ेंगे और फिर मोटिवेशन मुझे ही मिलेगा और इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। तो आप सबको मैं फिर से एक बार ऑल द वेरी बेस्ट बोलता हूं, अच्छे से प्रिपेयर करो बेटा, मैं आपके साथ में हूं, हम सब आपके साथ में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट।